सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्जाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन पर स्वागत करता हूं। देखिए, एंशियंट इंडिया के अंतर्गत जो हम पढ़ चुके हैं वो है मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल के अंतर्गत हमने दो टॉपिक्स पर बात कर चुके हैं। दो टॉपिक्स क्या, एक ही टॉपिक पर बात किया था। देसी जो वंश थे हमारे, उनके ऊपर बात की थी। जैसे हमारे थे सुंग वंश, ठीक है ना, कर्ण वंश, इन पर हमने बात की थी। पहले जो वीडियो थी उसमें हमने केवल देख समझा था कि देसी वंश कौन से थे और विदेशी वंश कौन से थे, ठीक है। उसकी नेक्स्ट वीडियो में हमने देसी वंशों के ऊपर बात की थी। और जो आज हम बात करने वाले हैं वो है विदेशी वंश, ठीक है ना। विदेशी वंश जैसे मौर्योत्तर काल के विदेशी वंश जैसे इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी, उसके बाद कुषाण, पहलव, ठीक है ना, इन पर हम आज बात करने वाले हैं। तो आपका काम है वीडियो का एंड तक देखना। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है, तो आप इसे एंड तक देख सकते हैं। आज आपके 4 वंश क्लियर होंगे। इंडो ग्रीक पहला, दूसरी बात करें तो शक या सीथियन, तीसरी बात करें तो पहलव, चौथा बात करें तो कुषाण, ठीक है। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। तो आज हमारा मौर्योत्तर काल कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका काम रहेगा केवल और केवल रिवीजन करना, इन चीजों का बहुत अच्छे से रिवीजन करते रहना, ठीक। 1 वीक के अंदर कोई भी चीज आप जल्दी से जल्दी रिवाइज कर दिया करें, ठीक है। जल्दी से जल्दी उसे रिवाइज कर दिया करें, ठीक है। और आप बताना, ये भी बताना आप कि मेरी नेक्स्ट मास्टर वीडियो जो है, अब तो खैर बायोलॉजी के ऊपर आएगी जो कि मैं बना चुका हूं, लेकिन जो उसके नेक्स्ट मास्टर वीडियो आएगी वो हिंदी के ऊपर आएगी। यदि आप हिंदी के ऊपर मास्टर वीडियो चाहते हैं तो आप बताना कमेंट में कि हिंदी के ऊपर मास्टर वीडियो सही रहेगी या नहीं, ठीक है। हिंदी भी यदि हम शुरू करें बहुत अच्छे से, बेसिक से और हाई लेवल तक हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है, कम से कम स्टेट पीसीएस लेवल तक पढ़ सकें, ऐसी हिंदी कवर करने की कोशिश है, ठीक है। तो आप बताना, एक मास्टर वीडियो जरूर बनाऊंगा हिंदी के ऊपर, ठीक है। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत हम विदेशी मूल के राजवंश पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले जो राजवंश पढ़ेंगे वो है हमारा इंडो ग्रीक। कौन सा? इंडो ग्रीक राजवंश। इंडो ग्रीक या फिर कह सकते हैं हम हिंद यूनानी, हिंद यूनानी, ठीक है। देखिए ये क्या था, सबसे पहले ये समझिए, सबसे पहले समझिए, सबसे आगे चल रहे थे हिंद यूनानी, उसके बाद चल रहे थे हमारे शक, उसके बाद चल रहे थे कुषाण, और उसके बाद में सबसे पीछे चल रहे थे, उसके बाद पहलव, और लास्ट में चल रहे थे कुषाण। ये इस तरीके से चीन की ओर चल रहे थे। जब ये चीन की ओर चल रहे थे तो चीन के राजा ने चीन की दीवार खड़ी कर दी, जिसके कारण इन्हें साथ में यूं मुड़ना पड़ा, ठीक है ना, भारत की ओर मुड़ना पड़ा, क्योंकि आगे की तरफ चीन की दीवार लग गई। जब इन्हें भारत की ओर मुड़ना पड़ा तो यहीं से ये विदेशी राजवंश भारत में आई, ठीक है। कैसे आए एक बार बता देता हूं। जैसे कि सबसे पहले इंडो ग्रीक चल रहे थे, फिर उसके पीछे सबसे आगे इंडो ग्रीक, इस तरीके से समझिए। ये मान लीजिए चीन है, ये चीन का हिस्सा है, सबसे आगे चल रहे थे इंडो ग्रीक, ठीक है। उसके बाद चल रहे थे कौन? उसके बाद चल रहे थे हमारे शक, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो चल रहे थे पहलव, उसके बाद हम बात करें तो चल रहे थे कौन? कुषाण, ठीक है ना, कुषाण। इस तरीके से ये जो जितने भी वंश थे ये इस तरीके से बढ़ रहे थे चीन की ओर, ठीक है। कोई चीन इनका मुख्य उद्देश्य नहीं था कि चीन में ही जाना है, ठीक है, चीन में ही जाना है, इनका कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन जब ये चीन की ओर बढ़ रहे थे, वहां के राजा ने चीन की दीवार खड़ी कर दी, जिसके कारण इन्हें भारत की तरफ मुड़ना पड़ा। किस तरफ? भारत की तरफ इन्हें मुड़ना पड़ा, ठीक है। तो जब ये भारत की तरफ मुड़े और ये चारों वंश एक एक करके भारत में आते गए, ठीक है ना, तो ये इन्हें हम पढ़ने वाले हैं, जिन्हें कहा गया विदेशी मूल के राजवंश, क्योंकि ये भारत के राजवंश नहीं थे, ये भारत के मूल निवासी नहीं थे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, सबसे पहला राजवंशी देखते हैं हम, वो है इंडो ग्रीक। कौन सा? इंडो ग्रीक राजवंश पर सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए इंडो ग्रीक जो राजवंश था, इसकी स्थापना 206 बीसी में, कब? 206 बीसी में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने की थी? तो डेमोट्रियस ने इसकी स्थापना की थी। कहां पर? तो साकल, साकल यानी पाकिस्तान के सियालकोट वाला, आज का जो वर्तमान का स्थान है पाकिस्तान का सियालकोट, उस स्थान पर की थी डेमोट्रियस ने। और इस वंश की स्थापना की थी 206 बीसी में, ठीक है, 206 बीसी में। इस वंश का प्रमुख राजा जो था वो था मिनांडर। कौन था? मिनांडर, जिसे मिलिंद के नाम से जाना जाता है। आपने एक बौद्ध धर्म की पुस्तक सुनी होगी, ठीक है, पढ़ी तो खैर किसी ने नहीं होगी, सुनी होगी, जिसका नाम है मिलिंद पन्नो, ठीक है ना, मिलिंद पन्नो। तो मिलिंद पन्नो के बीच में जो वार्ता लिखी हुई है, जो उसमें लिखा हुआ है, वो 2 व्यक्तियों की वार्ता लिखी हुई है। किस किस की? मिलांडर और नागसेन, ठीक है ना। मिनांडर और नागसेन के बीच जो वार्ता लिखी हुई है वो लिखी हुई है हमारी मिलिंद पन्नो में, ठीक है ना, मिलिंद पन्नो में। ये आपको याद रखना है। मिलिंद पन्नो में किस किस के बीच वार्ता है? तो मिनांडर और
नागसेन के बीच, ठीक है ना। किस धर्म की पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म की पुस्तक है। मिनांडर किस वंश का राजा था? तो इंडो ग्रीक राजा था, जो कि एक विदेशी राजवंश था। नेक्स्ट हम बात करें स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन। स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक ने किया। स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक ने किया, ये आपको याद रखना है। इंडो ग्रीक यानी यूनानियों को समझ लीजिए, हिंद यूनानी, ठीक है ना। यूनानियों की एक आर्ट रही जिसका नाम था हेलेस्टिक आर्ट। हेलेस्टिक आर्ट, इस हेलेस्टिक आर्ट से ही गांधार शैली का विकास हुआ। गांधार शैली का विकास हुआ इस हेलेस्टिक आर्ट से। तो पूछा जाएगा कि गांधार शैली का जन्म किस वंश में हुआ? तो इंडो ग्रीक वंश में गांधार शैली का विकास हुआ। यदि पूछे सर्वाधिक विकास यानी अपने चरमोत्कर्ष पर कब रहा, कब गांधार शैली अपने चरमोत्कर्ष पर रही, तो आपका आंसर होगा कुषाण वंश में। कुषाण वंश में अपने चरमोत्कर्ष पर रही गांधार शैली। लेकिन विकास इसका इंडो ग्रीक राजाओं ने किया, और किस शैली से हुआ? तो हेलेस्टिक आर्ट से हुआ, ठीक है, जो कि यूनानियों की एक आर्ट थी। नेक्स्ट हम बात करें ज्योतिष विज्ञान का ज्ञान जो था भारतीयों को, वो यूनानियों से हुआ। किससे हुआ? यूनानियों से हुआ। यदि मुख्य रूप से पूछे किस वंश से, तो इंडो ग्रीक वंश ही था। वो कौन था? इंडो ग्रीक वंश से ही किसका ज्ञान हुआ? ज्योतिष विज्ञान का ज्ञान हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सर्वाधिक, ठीक है, ये आपको याद रखना है, गांधार शैली का सर्वाधिक विकास हमारा कुषाण वंश में हुआ, लेकिन जन्म हमारा इंडो ग्रीक वंश में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो है शक या फिर सीथियन। शक या फिर सीथियन, ठीक है ना। पूछा जाएगा कि शक को किस नाम से जाना जाता है? तो सीथियन नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना पहली चीज। यदि बात करें प्रमुख राजा, तो इस वंश से संबंधित केवल आपको राजा याद रखने हैं, जो कि एग्जाम में इस प्रकार पूछे जाते हैं कि भूमिज, नहपान, चष्टन या रुद्रदामन, इनमें से एक पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा राजा किस वंश का है। दे देगा भूमिज निम्नलिखित में से किस वंश का राजा था, इंडो ग्रीक दे देगा, कुषाण दे देगा, पहलव दे देगा, ठीक है ना। आपको बताना पड़ेगा किस वंश का राजा था। तो आपको याद रखना है भूमिज, नहपान, चष्टन और रुद्रदामन, ये हमारे चारों जो थे वो शक या फिर सीथियन वंश के थे। शक या फिर सीथियन थे। तो पूछा जाएगा कि नहपान कौन था? तो शक राजा था। कौन था? शक राजा था, ठीक है ना। बात करें नहपान को, तो नहपान को गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने हराया था। किसने? गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने नहपान को हराया था, ठीक। और क्या कौन सा राजा था? शक राजा था। नेक्स्ट हम बात करें, वो है हमारा पहलव वंश। पहलवों को पार्थियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। पार्थियन के नाम से जाना जाता है पहलवों को। यदि हम पहलवों की बात करें, तो ये फारस के मूल निवासी थे। कहाँ के? फारस के मूल निवासी थे। फारस वही स्थान जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया ईरानी या फिर फारसी लोगों ने, ठीक है ना। तो कहाँ के थे? फारस के मूल निवासी थे पहलव। संस्थापक इसका जो था वो था मिथ्रेडेटस, ठीक है ना। मिथ्रेडेटस जो था इसका संस्थापक था। यदि बात करें भारत में पहला राजा, तो वो माउस था। भारत में पहला राजा माउस था। यदि बात करें सबसे प्रमुख राजा, तो वो था गोदोफर्नीस। गोदोफर्नीस सबसे प्रमुख राजा था किसका? पहलवों का, ठीक है। तो आपको पहलवों से संबंधित जो चीजें याद रखनी है वो ये है कि पहलवों को कहाँ के निवासी थे? फारस या फिर ईरान के निवासी थे, ठीक है। यदि हम बात करें संस्थापक, तो संस्थापक इसका मिथ्रेडेटस था। यदि बात करें भारत में पहला राजा कौन था? माउस था। या फिर बात करें प्रमुख राजा कौन था? तो गोदोफर्नीस था। गोदोफर्नीस था, और इसने बौद्ध धर्म अपनाया था गोदोफर्नीस ने, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कुषाण। कुषाणों के जो संस्थापक थे वो थे कुजुल कडफिसेस, ठीक है ना। कुजुल कडफिसेस जो थे वो कुषाणों के संस्थापक थे। कुषाणों के समय में ही सर्वाधिक सोने के सिक्के चले। यदि बात करें सबसे पहले सोने के सिक्के कब चले, तो सबसे पहले सोने के सिक्के हमारे इंडो ग्रीक वंश में चले। इंडो ग्रीक वंश में सबसे पहले सोने के सिक्के चले। यदि बात करें सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश में चले, तो वो कुषाण वंश था। कुषाण वंश था, ठीक है ना। संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कडफिसेस इसके संस्थापक थे। यदि बात करें विम कडफिसेस, तो नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। देखिए नियमित रूप का क्या मतलब है। आज आप देखते हैं ज्वेलरी के लिए सोने का प्रयोग किया जाता है, वो नियमित नहीं है। वो मुख्य रूप से त्योहारों वगैरह में या फिर आप कह सकते हैं फंक्शन वगैरह में पहन लिए जाती हैं ज्वेलरीज वगैरह। लेकिन इसी प्रकार सिक्के चलते थे, कोई विशेष कार्यों के लिए या फिर किसी विशेष राजा के लिए वो चलाए जाते थे सिक्के, ठीक है। जैसे कि आज आपने देखा होगा कि 350 रुपये का सिक्का निकाला गया, ठीक है, गोविंद जी की जयंती पर। तो इस प्रकार चलते थे उस टाइम पर सिक्के इंडो ग्रीक में, लेकिन इन्होंने सोने के सिक्के चलाए, सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन ये जो वंश रहा कुषाण वंश, और इसका भी राजा था विम कडफिसेस। तो विम कडफिसेस ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए, नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए, जैसे कि डेली लाइफ में चलते हैं सोने के सिक्के। इस तरीके जैसे आप आज जो आपके पास 10 रुपये 5 रुपये का कॉइन है, उसी प्रकार उस समय पर चले। इसका कारण क्या था?
क्यों इस समय पर सोने के सिक्के नियमित रूप से नहीं चले और क्या कारण रहा कि कुषाण वंश में सोने के सिक्के नियमित रूप से चले, वो समझिए। देखिए चीन था, ये वाला हिस्सा था चीन का। चीन से रेशम आता था और जाता था रोमन साम्राज्य को। कहां पर? रोमन साम्राज्य को चीन से रेशम जाता था, बीच में पड़ता था ये वाला हिस्सा। कौन सा? भारत का हिस्सा पड़ता था, और जिसमें कुषाणों का शासन था, जिसमें कुषाणों का शासन था। तो जब ये रेशम रोमन साम्राज्य के लिए जाता था तो बीच में टैक्स लेते थे, बीच में टैक्स लेते थे। क्योंकि उस समय पर सोना बहुत था चीन में, तो चीन जो लोग थे वो देते थे सोना, टैक्स के रूप में सोना देते थे। और सोना रोमन कनिष्क के समय में इतना हो गया, इतना कुषाण समय में इतना सोना हो गया कि उन्होंने सिक्के ही नियमित रूप से चला दिए सोने के। ठीक है, सोने के सिक्के ही नियमित रूप से चला दिए। ये कारण रहा क्योंकि चीन से रेशम जाता था रोमन साम्राज्य में और बीच में पड़ता था भारत, और भारत में टैक्स लिया जाता था कनिष्क के समय में। और वो टैक्स जो था वो कुछ और नहीं बल्कि सोना था। जब वो सोना टैक्स लिया जाता था तो घर बैठे बैठे सोना मिल रहा है, तो वो नियमित रूप से सिक्के चला दिए गए। ठीक है, नियमित रूप से सिक्के चला दिए गए। तो यह कारण रहा कि इंडो ग्रीक ने केवल सोने के सिक्के चलाए कुछ महत्वपूर्ण चीजों के लिए, लेकिन कुषाणों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। और नियमित रूप से पूछे किस राजा ने, तो वो था विम कड़फिसेस। ठीक है, संस्थापक कौन था? तो संस्थापक था कुजुल कड़फिसेस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वाधिक प्रमुख राजा। सबसे प्रमुख राजा रहा कनिष्क। कनिष्क ने 78 एडी में अपना राज्याभिषेक कराया और राज्याभिषेक के बाद ही शक संवत की शुरुआत की। ठीक है ना, तो पूछा जाएगा कनिष्क किस वंश का राजा था? कुषाण वंश का राजा था। ठीक है ना, उसने अपना राज्याभिषेक कब कराया? 78 एडी में कराया। और इस राज्याभिषेक के बाद ही उसने शक संवत की स्थापना की। नेक्स्ट बात करें राजधानी की, तो इनकी राजधानी थी पेशावर। यदि बात करें दूसरी राजधानी, तो दूसरी राजधानी थी मथुरा। ठीक है ना, बात करें दरबारी, देखिए दरबारी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने इसे अलग से कवर करा दिया, लेकिन फिर भी इन्हें करना जरूरी है क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करें गुरु पार्स, वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक व अजय सिलास, ये थे इनके दरबारी। ठीक है, जिसमें से चरक थे कौन? चरक थे चिकित्सक। यदि बात करें अजय सिलास, तो ये थे इंजीनियर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कनिष्क के गुरु जो थे पार्स। इन्हीं के कहने पर कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कुंडलग्राम में कराया था, जो कि हमारा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, और आपने सुना होगा कि उसके जो वो थे अध्यक्ष थे वो थे वासुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ठीक है ना, तो ये दोनों किसके दरबारी थे? कनिष्क के ही दरबारी थे। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं कनिष्क ने युद्ध लड़ा चीन के साथ और चीन के एक सेनापति पांचाओ ने कनिष्क को हराया। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है, कनिष्क को चीन के किस सेनापति ने हराया? तो वो था पांचाओ। कौन था? पांचाओ। नेक्स्ट हम बात करें सिल्क रूट, तो सिल्क रूट क्या था? आज के समय पर भी आपको देखने को मिलता है। तो रेशम जाता था कहां पर? रोमन साम्राज्य में, और बीच में भारत पड़ता था। तो यहां पर जो टैक्स की दिया जाता था वो था सोना। तो इसे ही यहीं से सोने, सबसे ज्यादा सोना कुषाणों को यहीं से प्राप्त हुआ, इस सिल्क रूट से ही। ठीक है ना, इसीलिए इन्होंने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक, तो ये था सिल्क रूट, ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा भारत का। ठीक, आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो आज हमने 4 वंशों पर बात की, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने किन किन टॉपिक्स पर बात की। ठीक है ना, इसका फायदा ये रहेगा कि आपको यहीं याद हो जाएगा। और हाँ, नोट्स मैंने डाल दिए, तो आप उन्हें जाकर देखकर आराम से खोलकर वीडियो देखकर पढ़ सकते हैं। इतने आसान भाषा में लिखे हुए हैं कि आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे पढ़ने में। और हो सके तो अपने आप नोट्स बनाने की कोशिश करना, अपने आप बनाना। जो चीज़ आपको लगे कम लिखी है, एक बार नोट्स से मैच करके देख लेना, और कम हो तो उसे उतार लेना। ठीक है, ये सबसे बेस्ट रहेगा। डायरेक्ट नोट्स मत पढ़ना, क्योंकि पीडीएफ यदि किसी दिन डिलीट हो गई ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी एग्जाम के टाइम पर। या तो उन्हें अच्छे से सेव करके रखना, या फिर वो डिलीट ना हो जाए। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने इंडो ग्रीक राजाओं के बारे में पढ़ा। 206 बीसी में ड्रेमेटियस ने साकल यानी पाकिस्तान के सियालकोट में इसकी स्थापना की, इंडो ग्रीक वंश की। ठीक है, यदि बात करें सबसे महत्वपूर्ण राजा, तो सबसे महत्वपूर्ण राजा रहा मिनांडर, जिसे मिलिंद पन्नो के नाम से भी जाना जाता है, मिलिंद के नाम से जाना जाता है। मिलिंद पन्नो एक पुस्तक है बौद्ध धर्म की, जिसमें मिलिंद व नागसेन के बीच वार्ता देखने को मिलती है। और मिलिंद कौन था? तो मिनांडर था, जो कि इंडो ग्रीक राजा था।
ठीक है। और ये बौद्ध धर्म की पुस्तक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिनांडर जो था बौद्ध धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट हम बात करें, स्वर्ण सिक्कों का सबसे पहले प्रचलन इंडो ग्रीक राजाओं ने किया। यदि बात करें ज्योतिष विज्ञान का ज्ञान भारत को किससे हुआ, यूनानियों से हुआ। यदि बात करें गांधार शैली का विकास किससे हुआ, तो हेलिस्टिक आर्ट से हुआ, जो कि किसकी कला थी, वो थी यूनानियों की कला, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक विकास कुषाणों के समय में हुआ गांधार शैली का। नेक्स्ट हम बात करें, वो है हमारा शक यानी सीथियन के आपको मुख्य रूप से राजा याद रखने हैं, भूमिज, नहपान, चष्टन और रुद्रदामन, ठीक है ना। जिसमें से नहपान को किसने हराया था, तो गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने हराया था। यदि बात करें पहलव यानी पार्थियन की, तो ये फारस के रहने वाले थे। इनके जो संस्थापक थे वो थे मिथ्रेडेटस। यदि बात करें भारत में प्रथम राजा कौन था, तो माउस था। यदि बात करें सबसे प्रमुख राजा, तो वो था गोदोफर्निस, जिसने बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट हम बात करें कुषाण, तो संस्थापक कौन थे कुषाणों के, तो संस्थापक थे कुजुल कटफिसेस। यदि बात करें विम कटफिसेस की, तो इन्होंने सबसे पहले मतलब नियमित रूप से सिक्के चलाए सोने के कुषाण वंश में। यदि बात करें सबसे प्रमुख राजा, तो वो था कनिष्क, जिसने 78 AD में राज्याभिषेक किया और इसी के बाद शक संवत की शुरुआत की। इनकी राजधानी की बात करें पेशावर, दूसरी राजधानी मथुरा। यदि बात करें दरबारी, तो गुरु पार्स, वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और अजयशिलास, ठीक है ना। गुरु पार्स के कहने पर ही चौथी बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया कुंडलग्राम में कनिष्क के द्वारा, जिसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे वासुमित्र और अश्वघोष, जो कि कनिष्क के दरबारी थे। नेक्स्ट हम बात करें, कनिष्क ने चीन पर आक्रमण किया, यानी चीन के साथ युद्ध हुआ, जिसके चीन के एक सेनापति पांचाओ ने कनिष्क को हराया। सिल्क रूट के बारे में मैंने आपको बता दिया, चीन से ये जाता था सिल्क कहां पर, रोमन साम्राज्य में। बीच में जो टैक्स मिलता था वो सोना था, इसीलिए इसे कहा गया सिल्क रूट, या फिर सोने का रूट भी कह सकते हैं, ठीक है, जो कि आज के समय पर भी है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। तो आपको बताना है कि वीडियो कैसी लगी, हो सके तो इसे शेयर करना, ठीक है। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि अच्छी लगे तो, ठीक। वीडियो लाइक कर सकते हैं यदि अच्छी लगे तो, इस पर भी कोई फोर्स नहीं है आपका कि वीडियो लाइक करनी है, ठीक है। आप देख कर भी निकल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। यदि आपको नोट्स की दिक्कत है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे आप डाउनलोड करके वहाँ से ग्रुप में ऐड होकर डाउनलोड कर सकते हैं नोट्सों को। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक आप अच्छे से अपना रिवीजन कर लेना, जो कि अब तक हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। देखिए हिस्ट्री को कंप्लीट कर लीजिए, जो मेरी 20 वीडियो ने कंप्लीट कर लीजिए, लगभग आपकी 80% एंशिएंट इंडिया कवर होगी। आप समझ सकते हैं लगभग हमारी 100-125 क्लासों में हिस्ट्री कवर होगी यदि हम इसी तरीके से चलेंगे। लेकिन रेगुलर चलते रहेंगे तो आपको महसूस नहीं होगा, ठीक है। और यदि कुछ छूट जाता है तो उन्हें मास्टर वीडियो के थ्रू कवर कर लेंगे जब हमारी एंशिएंट इंडिया कंप्लीट हो जाएगी। अभी तो हुई नहीं है, लेकिन अभी आपको पता होगा बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन अभी कवर नहीं हुई है। इसके बाद भी कुछ रह जाता है तो उसे हम मास्टर वीडियो के थ्रू कवर कर लेंगे। और साथ में ये बताना हिंदी की मास्टर वीडियो सही रहेगी या नहीं आने वाले टाइम में, यानी नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से रिवीजन करना, बहुत ही अच्छे से नोट्सों को डाउनलोड करके, और खुद से नोट्स बनाने की कोशिश करना हो सके तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।